हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। लेकिन अब पोर्टफोलियो झटका देने लगा है। देखिएगा, पोर्टफोलियो झटका देने लगा है। वो क्यों देने लगा है, आइएगा पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। और आज के बाज़ार पर आएंगे कुछ समय के बाद। कल के एनालिसिस में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि देखिएगा, एक्सिस बैंक के रिजल्ट आ गए हैं, कोटक बैंक के रिजल्ट आ गए, लेकिन मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट कर दिया है। कल दोनों आपको प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आते हुए नजर आएंगे और आज दोनों हुए भी। आज बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स में अगर कोई था तो वो एक्सिस बैंक था, और उसको उभरने नहीं दिया शाम तक। उसके बावजूद जो है एक और सबसे अहम घटना हुई कि कोटक बैंक 1700 के नीचे काफ़ी देर ट्रेड करता हुआ नजर आया। आज पुल बैक किसने दिखाया, वो मैंने आपको बोला था कल कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तब तक सब शेयर हैं। तो अभी एसबीआई के रिजल्ट नहीं आए हैं तो एसबीआई आपको लीड करता हुआ नजर आएगा। और सबसे खास बात यह है कि कल जब मैंने आपके साथ चर्चा की थी तो एक सबसे विशेष बात क्या थी, वो विशेष बात ये थी कि आप में से कोई भी इतना जल्दी यकीन नहीं करने वाला था कि बाजार मंदे हो जाएंगे, क्योंकि डाउ जोन्स भी तेज़ था जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उस समय पर इंडिया के बाज़ारों ने भी अच्छी क्लोजिंग दी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ चर्चा यही की थी कि बाज़ार के अंदर ऊपरी लेवल पर ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैंने हालांकि बाज़ार को अगले 15 से 20 दिन के लिए प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी, और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद मैं थोड़ा सा मंदी की तरफ जो है आवाज़ जो है लगा रहा हूँ। और मुझे अभी भी लगता है कि मंदी की तरफ ही जो है आवाज़ अभी बनती है। और अभी मैं पिछले 10-15 दिनों से एक ही बात आपको बोल रहा था कि एडवांस डेक्लाइन रेशियो 95% टाइम पर क्या हो रही है कि एडवांसेस सुबह चांद पर होते हैं और शाम होते होते या तो जमी पर आ जाते हैं या हवा में रह जाते हैं, और डेक्लाइन वाले जो है शेयर्स ऊपर बढ़ जाते हैं। ये कि नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल केस होता है कि जब बाज़ार के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि ऊपरी लेवल पर माल को बेचा जाता है, और जिस तरीके के मोमेंटम स्टॉक्स जो है प्ले होते हैं वो उनकी जो है स्ट्रेंथ जो है वीक हो जाती है, तो प्राइस एक्शन कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा ही हमने पिछले 15-20 दिनों के अंदर देखा। उसके बाद देखिएगा, जब हम अपनी वॉच लिस्ट को देखते थे तो हमें कोई भी ऐसा शेयर नहीं मिलता था कि जो 3-4-5% से ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया। पिछले 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि कुछ ज़्यादा तेज़ी से गिरते हुए हम अपनी वॉच लिस्ट में भी नज़र आ रहे हैं। और आज तो कमाल ही हो गया, और कमाल जो हुआ वो फार्मा इंडेक्स से हुआ। तो आज आप स्क्रीन पर सबसे पहले फार्मा इंडेक्स देखेंगे तो देखिएगा, आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आया फार्मा इंडेक्स। कोविड की सेकेंड वेव में ऐसा माना जा रहा था कि फार्मा स्टॉक्स अच्छा करेंगे, वहाँ पे अच्छी सेल हुई होगी क्योंकि प्राइस भी बहुत अच्छे थे। लेकिन कल एलएमबी के रिजल्ट के बाद जो है स्थिति बदलती हुई नज़र आई, और आज डॉक्टर रेड्डीज लैब के भी रिजल्ट वीक थे, और उनको देखते हुए बाजार ने जो है निपटा दिया फार्मा स्टॉक्स को। और सबसे खास बात यह कि फार्मा स्टॉक्स अभी भी जो है गिर तो चुके हैं, लेकिन अभी भी सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में देखेंगे तो आपको ऐसी कमोडिटी कंपनीज जो कि जहाँ पे ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या नॉर्मल प्लेन बिजनेस है, उन वैल्यूएशंस पर आ गए हैं। और आज जो चर्चा हम करेंगे तो सबसे पहले आज फार्मा स्टॉक से ही करेंगे। तो देखिएगा, जब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है तो किसी ना किसी एक सेक्टर को पकड़ा जाता है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोमेंटम प्ले हुआ होता है, पहले उसी सेक्टर को पकड़ा जाता है। तो शायद इसीलिए आज निफ्टी पहला शिकार बनता हुआ नज़र आया। तो जो मेरा 15 से 20 दिन का व्यू था उसका आज पहला शिकार आपको फार्मा स्टॉक्स देखने के लिए मिले। हो सकता है कि कल फार्मा स्टॉक्स में कुछ इसमें आपको जो है एक पुल बैक नज़र आए। देखिएगा, डॉक्टर रेड्डीज 10% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। ये आप देखिएगा, ये ब्लू चिप शेयर्स हैं। लुपिन 5% की गिरावट के साथ, और ओविंदो फार्मा बहुत समय के बाद देखिएगा 940 रुपये के नीचे क्लोज हो रहा है। 940, 945 से बार बार जो है बाउंस करता था और फिर 1000 के आसपास जाता था। तो बहुत सारे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनका बड़ा फेवरेट था। आज वो 940 का लेवल क्रैक हो गया, और उसके बाद देखिएगा वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए नजर आए। 3.08 मिलियंस जो है वॉल्यूम्स था। उसके बाद सिप्ला देखिएगा 3.94, डिवीज लैब, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा,
एल्केम लैब एंड कैडिला हेल्थ केयर, सभी की छुट्टी कर दी। यानी कि पूरे के पूरे जो भी फार्मा इंडेक्स के शेयर्स हैं, निफ्टी फार्मा इंडेक्स के शेयर्स हैं, सब आज लाल रंग के साथ बंद हुए। अब कल किसका शिकार होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको मैंने तो ये जो चेता दिया था, कल जिस समय पर मजबूत बाज़ार होते हैं तब प्रिडिक्ट करना कि बाज़ार में मंदी आ सकती है बहुत ही मुश्किल काम होता है। और जब बाज़ार में मंदी आ जाएगी तब जो है लोग आपको बता सकते हैं कि हाँ मंदी आएगी, लेकिन बड़े प्लेयर्स जब तक लोग मंदी बताते हैं तब तक वो अपना कम रिस्क के साथ एग्जिट भी कर चुके होते हैं और फिर वो बाज़ार के अंदर पार्टिसिपेट्स करते हैं जिस तरीके से काम होता है। आज देखिएगा बाज़ार सुबह किसी ने नहीं सोचा होगा कि भाई साहब वीक हो सकते हैं, और आज आप देखिएगा 15,881, यानी कि वहाँ से पूरा 180 पॉइंट का स्विंग नीचे की तरफ आया है। तो बाज़ार सुबह इतने मजबूत कर दिए गए थे, बहुत लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि आज ही 16,000 के लेवल लगेंगे। और कल कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स भी थे कि सर पहले 16,000 आएगा और प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि आज के लिए ही बहुत सारे लोग मान रहे थे कि आज 16,000 के लेवल्स या 950 के ऊपर जो है क्लोजिंग होगी। लेकिन देखिएगा बीयर्स कुछ और ही तरीके से सोच के बैठा हुआ है। हालांकि पोजीशन जिस तरीके की हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि अगले 2 दिन बहुत ज़्यादा मंदी है, बट उसके आगे अगर हम बियॉन्ड एक्सपायरी जाने की कोशिश करें तो ये एक्सपायरी हमारे को संकेत जरूर देके जाएगी कि उसके बाद क्या होगा। तो हालांकि अभी मेरा जो व्यू है वो अभी नीचे की तरफ ही है अगले कल के लिए, तो कम से कम फिर देखेंगे कि पुल बैक बनेगा या नहीं बनेगा। बट कल भी अगर ऊपर की तरफ राइज होता है तो राइज ऑन सेल होगा और बाज़ार जो है प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में। और रीज़न है यार, हम बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, तो बड़े प्लेयर्स बड़े प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, तो वो कोई अपना प्रॉफिट तो छोड़ के नहीं जाएंगे। और अगर इंटरनेशनल बाज़ार वीक हो रहे हैं, चाइना के बाज़ार वीक हो रहे हैं, चाइना के अंदर बोल दिया गया है कि भाई साहब जो भी ट्यूटोरियल कोचिंग के अंदर है स्कूल्स के अंदर, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर सकते हैं, यानी कि वो कंपनी नहीं बना सकते। अगर कंपनी भी बनाएंगे तो वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से वो कंपनी आईपीओ नहीं ले के आ पाएंगी। तो चाइना के बाज़ार गिरने में एक रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न, चाइना के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि कोविड केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, हालांकि पूरी इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ मार्केट की आ नहीं पाती है। और तीसरी बात है कि गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ रेगुलेशंस करने जा रही है, यानी कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको रेगुलेटेड बिजनेस में कन्वर्ट करने जा रही है, जिसकी वजह से चाइनीज़ बाज़ारों के अंदर भी मंदी है। ऊपर देखिएगा बाज़ार अपने जो है एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर हैं, और जहाँ पर कि बड़े स्मार्ट प्लेयर अपना प्रॉफिट बुक क्यों ना करें, इसका कोई भी रीज़न हमें नहीं मिल रहा कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, वो अच्छे प्रॉफिट पर हैं और वो ऐसी जगह पे ही प्रॉफिट बुक करते हैं जब सारी दुनिया खरीदने के लिए तैयार हो, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। तो देखिएगा हमने भी जो है आज दिन के समय पे जो अपने अल्फा मेंबर्स को सेम मैसेज किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार के अंदर एक वीकनेस आ सकती है। तो जहाँ पर भी वैल्यूशंस रीज़नेबल से ज़्यादा हैं या जहाँ पर भी हम अच्छे प्रॉफिट कर चुके हैं, वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पिछले 20 दिन पहले एक रैमको सीमेंट के शेयर्स के बारे में हमने बात की थी, और हमने कहा था कि रैमको इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की थी, और रैमको इंडस्ट्री का शेयर उस समय पर 270 रुपये के भाव पे था, और हमने टारगेट रखे थे 350 रुपये के। वो टारगेट कल अचीव हो गए थे। तो जिन लोगों ने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, आप उसमें से एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ये सेक्टर लाइमलाइट में, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी रिजल्ट भी जो है उस कंपनी के आए हैं, ठीक है, रिजल्ट भी ओके हैं। हो सकता है कि रिजल्ट की वजह से कल एक अच्छा राइज आपको और मिले, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 50% प्रॉफिट बुकिंग करके जो है निकल सकते हैं जब बाजार इस तरीके से ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस दिखाता है। इसी तरीके से बहुत सारे शेयर्स हमारे मल्टीपल प्रॉफिट्स पे हैं, तो जो मेरे खुद के व्यू होते हैं वही मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के हैं, और सच में लॉन्ग टर्म के हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स का जो है कलेजा बड़ा पत्थर का होता है। तो जो लोग बिल्कुल लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, 4-5 साल के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक पैसे की भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। उनको अच्छे शेयर्स हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए और मार्केट को टाइम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। अब बात करते हैं जो मिड टर्म के या शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनको, जो मीडियम टर्म के लोग हैं, उनको 20 से 25% प्रॉफिट अपना बांध लेना चाहिए, और जो हमारी तरह
जो है सोचते हैं अपने पोर्टफोलियो के कुछ हिस्से के बारे में, क्योंकि कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि जिसमें स्विंग ट्रेड या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो होता है, तो उस पोर्टफोलियो के लिए मैं देखिएगा मिड वाले के लिए बोल रहा हूँ कि ठीक है आप 25% रख सकते हैं, और जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियोज हैं उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ भाई अब पीक हो गया है, वैल्यूएशंस ठीक नहीं है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फार्मा में मुझे ज़्यादा मंदी नहीं लग रही है, बेशक से फार्मा में आज गिरावट हुई है, लेकिन फार्मा के अंदर बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अभी बस कमोडिटी बिजनेस की तरह जो है आपको मिल रहे हैं 10-12 के पी रेशो पे। तो हो सकता है कि वहाँ पर बाजार के साथ एक बार गिरावट के साथ गिर सकते हैं, लेकिन जब बाजार दोबारा से चलने शुरू होंगे तो वो शेयर्स नीचे नहीं रहने वाले हैं। और वैल्यूशंस अभी भी रीजनेबल है। अभी किसी कंपनी का रिजल्ट ख़राब आता है, लेकिन वो कंपनी अब खुद 15 के पी रेशो पर आ गई है, और एक कंपनी 50 के पी पर है और उसका अच्छा रिजल्ट भी आता है, तब भी वो शेयर गिर सकता है। और अगर कोई शेयर 20 के पी पर है और वो 15 के पी पर आ गया है अच्छे रिजल्ट ना आने की वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कंपनी की भी अपनी रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, वैल्यूएशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। मैं आपको बोलूँगा कि बाज़ार के अंदर जब ये गिरावट आएगी तब जो है ख़रीदने के भी बहुत अच्छे मौके होते हैं, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब बाज़ार नीचे की तरफ आए तो अच्छे शेयर्स अच्छे भाव पर आएँ, और फिर इंतज़ार करें, और फिर जैसे ही पुल बैक हो तो वहाँ पर फिर जो है उस प्रॉफिट को एंजॉय करें विद स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट को ट्रेल करते रहना चाहिए, यही तरीका है मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तो देखिएगा वो एक अलग ही तरीके की स्टोरी होती है, वहाँ पे आपने खरीदना है, चुपचाप बैठ जाना है। अब मान लीजिएगा मेरे से रिलायंस के शेयर्स की बात करोगे कि जी रिलायंस से प्रॉफिट बुकिंग करनी है, नहीं भैया, 2000 की जगह 1800 आ जाएगा, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टेड है तो रहिएगा। टीसीएस का शेयर है भाई, जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड है तो क्या उसमें प्रॉफिट बुकिंग करोगे, वो तो होल्ड करने वाली चीज़ है। तो ऐसे शेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो शेयर्स ट्रेडिंग मूव के साथ जो ट्रेड करते हैं वहाँ पर जरूर से जरूर जो है मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपको प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे, और मीडियम टर्म वाले भी कुछ पोर्शन जो हैं प्रॉफिट बुक करते नजर आएंगे। और मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके की तेज़ी पिछले 1.5 साल में हुई है उतनी तेज़ी अगले 1-1.5 साल में शायद नहीं होगी, क्योंकि बाजार इतनी तेज़ी करने के बाद उतनी रिटर्न्स आगे चल के नहीं देता। रिटर्न्स जरूर देगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन उतनी रिटर्न्स नहीं आएंगी जितना हम पिछले 1 से 1.5 साल में ले चुके हैं। अब यहाँ पर कैंडल की बात करें तो देखिएगा कैंडल काफ़ी वीक बनी है, रेड कैंडल है। अगर इसका फॉलो अप आता है तो हो सकता है कि आप 15,600 रुपये के आसपास की लाइन जो है देख सकते हैं, 15,640 650 जहाँ पर की सपोर्ट है। तो हो सकता है कि कल बाजार उसको भी टेस्ट करने जाएं, और अगर वो टूटते हैं किसी भी कारण से तो 15,600 तक भी बाजार जा सकता है। क्लोजिंग बेसिस पर हो सकता है 650 के ऊपर बंद हो, लेकिन एक बार बाजार दिन के समय पर 15,600 भी टेस्ट कर सकता है, और 600 किसी भी कारण से अगर बाजार तोड़ देता है वॉल्यूम के साथ तो आप कल 15,550 तक भी जा सकते हैं। ये तो है नीचे की तरफ के रास्ते। ऊपर की तरफ देखिएगा, मैं आपको यही बोलूँगा कि वो लेवल जो 15,900 है वही अभी एक रेजिस्टेंस का जो है काम करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी रास्ते नीचे की तरफ हैं, और ये मैं बात आपको बोल रहा हूँ। आप कैंडल्स भी देखिएगा, जब जब बाजार ऊपर जा रहे थे मैं तब भी आपके साथ यही कह रहा था कि सेल ऑन राइज की मार्केट है, बाय ऑन डिप्स नहीं है। हालांकि आप कुछ सिलेक्टिव फार्मा शेयर्स में या जो बाकी अच्छी वैल्यूशंस वाले शेयर्स हैं वहाँ पर आप चाहे तो एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वहाँ पर वैल्यूशंस का जहाँ पे कंफर्ट है वहाँ पर अभी भी अच्छे मौके मिलेंगे आपको, पर मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा और जहाँ पर अच्छी कंपनी आपको फेयर वैल्यूशंस पे मिले तो वहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हो आप। तो आप अपनी लिस्ट बना के रखिएगा तो बाजार की करेक्शन में कहाँ अपने खरीदारी करनी है। तो रिलायंस देखिएगा 2055 पर बंद हुआ, डॉक्टर रेड्डीज का कमाल हो ही चुका है आज रिजल्ट की वजह से। एचडीएफसी 2433 रुपये पे, तो देखिएगा कल बुल्स 3433 रुपये वाले शेयर्स एचडीएफसी को खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। जब बाजार नीचे की तरफ जाएगा तो देखिएगा बुल्स एचडीएफसी में पूरी ताकत झोंक देते हैं। एक्सिस बैंक रिजल्ट के बाद आज गिरता हुआ नजर आया, कोटक महिंद्रा बैंक भी रिजल्ट के बाद गिरता हुआ नजर आया। हालांकि कोटक महिंद्रा के मार्केट आवर्स में रिजल्ट आ गए थे, लेकिन हमने चर्चा यही की थी कि कोई बात नहीं, कल की बारी इसकी बारी। तो आज आ गई इसकी बारी और 1700 के नीचे क्लोजिंग हुई है। ध्यान रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक की बहुत ही वीक क्लोजिंग हुई है। हो सकता है कि इस तरीके के शेयर्स अब एग्रेसिवली जो मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो या जो प्रॉफिट बुकिंग हो उसकी अगुवाई करते हुए नज़र आ सकते हैं एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी। और 1700 के नीचे क्लोजिंग होना कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एक
जो है बेरिश सिग्नल दिखाता है। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों को ऊपर खींचा जा रहा है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि जो एफआईज प्लेयर्स हैं वो इनके अंदर जनरली इन्वेस्टेड रहते हैं, और इन शेयर्स को वो तब सेल करते हैं जब लास्ट लेग के अंदर जब उनको माल बेचना होता है, और जब उनको वास्तव में मार्केट के अंदर बुल्स को माल देना होता है कि चीज़ लीजिए सप्लाई, तो तब इनके अंदर सप्लाई आती है। और फिर ये देखिएगा इस तरीके का पेन जो है बजाज फाइनेंस के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है, और उस समय पर बजाज फाइनेंस आपको 6000 के नीचे नजर आएगा। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई और टाटा स्टील यहाँ से थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल रही थी। एसबीआई क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर में रिजल्ट के दिन बहुत अच्छा कर रहा है, जब भी इसका रिजल्ट आता है तो शेयर्स के अंदर एक अच्छा अप मूव आता है, तो शायद इसी तरीके की पोजीशन शायद अभी ट्रेडर बना के बैठे होंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या कह रही है, देखिएगा सुबह एडवांसेस होते हैं चांद पे, आज भी 1300 के करीब थे, शाम होते होते एडवांसेस 752 हो गए। डिक्लाइन जो है सुबह 200-250 होते हैं, शाम होते होते देखिएगा 1050 पर पहुंच गए। तो ये एक इंडिकेशन है कि बाजार के अंदर अब वो स्ट्रेंथ नहीं है जो हम 1.5 महीने पहले देख रहे थे। हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, एलएनटी, नेस्ले, आइशर मोटर, एचडीएफसी बैंक, ये तेजी के सितारे थे। और आज हिंडाल्को मेटल्स के अंदर तेजी थी। सबसे खास बात, डॉक्टर रेड्डीज 10% उड़ा दिया आज बियर्स ने। सिप्ला 3.94, एक्सिस बैंक 3.25, अदानी पोर्ट 2.87, डीवीज लैब 2.64। आप देखिएगा जहां पर आपको फार्मा नजर आ जाए, आज वो लाल निशान में था डीवीज लैब। आप देखिएगा डीवीज लैब कहाँ पे बंद हुआ है, डीवीज लैब माइनस, सिप्ला माइनस, डॉक्टर रेड्डीज माइनस। तो देखिएगा डॉक्टर रेड्डी सबसे ऊपर था, फिर आप देखिएगा सिप्ला माइनस में, डीवीज लैब, फिर सन फार्मा। तो चारों आपको फार्मा के जो शेयर्स हैं ऊपर टॉप लूजर्स के आपको अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब देखिएगा बियर्स अब कुछ तो खींचेंगे, क्योंकि बियर्स ने पोजीशंस तो बना रखी हैं, तो अब एक्सपायरी में वोलेटिलिटी तो होनी है। तो मैंने आपको दोनों लेवल्स तो बता दिए, ऊपर के भी नीचे के भी, लेकिन अब हमें लग रहा है कि कल कौन से सेक्टर को बियर्स पकड़ते हुए नजर आएंगे, तो ये कल देखना पड़ेगा। बट बियर्स कल किसी एक सेक्टर को भी पकड़ सकते हैं, दो को भी पकड़ सकते हैं। आज जिस तरीके से फार्मा में सेलिंग की गई है उसी तरीके से की सेलिंग किसी कल दूसरे सेक्टर में मिलेगी। तो आप अलर्ट रहिएगा, और जो ट्रेड मार सकते हैं, जो मंदी के तेज ट्रेड बना सकते हैं, तो वो सुबह देख सकते हैं 10-10:30 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और नहीं तो 11 बजे तक कि कौन से शेयर्स को जो है बड़े प्लेयर्स आज मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं। तो वहाँ पर जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं वो अपनी मंदी की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मंदी खेलना आसान नहीं होता। मंदी खेलने के लिए बहुत बड़ा जिगर की ज़रूरत होती है। तेज़ी खेलना आसान होता है, लेकिन मंदी खेलना सच में काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मंदी में जब पैसे बनते हैं तो तेज़ी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि मंदी तुरंत पैसे बना के दे देती है, तेज़ी थोड़ा धीरे धीरे बना के देती है। हालांकि अभी इस साल के अंदर तो जो है तेज़ी ने भी बहुत जल्दी ही पैसे बना के दिए। अब निफ्टी बैंक आज कोई सोच ही नहीं रहा था भाई से 35,000 तोड़ देगा। सुबह खड़ा हो गया, तन के खड़ा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। एचडीएफसी बैंक में सुबह सुबह 5 मिलियन शेयर्स जो हैं ट्रेड हो गए, और एचडीएफसी बैंक कह रहा आज मैं गिरने नहीं दूंगा बाजार को। एसबीआई सुबह वीक था, फिर एसबीआई तन के खड़ा हो गया, बोला मैं भी नहीं गिरने दूंगा बाजार को। उसके बाद देखिएगा एक्सिस बैंक भी कम वीक था, आईसीआईसी बैंक खड़ा हो गया जी, बोल जी बाजार नहीं गिरने देंगे। इंडसइंड बैंक 980 पे जम के खड़ा हो गया, भाई साहब इसके नीचे नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन भाई साहब आज बियर्स ने कुछ और सोच रखा था, उन्होंने कहा भाई साहब 1720-1725 पे पहले ये कोटक महिंद्रा बैंक बहुत उछल रहा है, उसको उड़ा दिया उन्होंने। उसके बाद उसमें जम के सेलिंग की, और सबसे खास बात क्या है कि 747-748 के ऊपर एक्सिस बैंक पे जो माल बेचना उन्होंने शुरू किया, और उठा के फेंक के मारा। जैसे आप कुश्ती देखते हैं ना, एक पहलवान दूसरे को उठा के फेंक के मारता है, उसी तरीके से आज जो है फेंक के जो है बियर्स ने माल दिया। ऊपर से पटक के माल देते थे, रोक देते थे माल बेचना, थोड़ी देर में बुल्स उठा के ऊपर फेंकता था वो। जैसे ही बाजार ऊपर आते थे वैसे ही एक्सिस बैंक में जो है सेलिंग शुरू हो जाती थी। अगर आप एक्सिस बैंक का चार्ट भी देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा इंडेक्स बैंक निफ्टी का, देखिएगा कैंडल निफ्टी जितनी वीक नहीं है, रेड कैंडल है, लेकिन निफ्टी जितनी वीक नहीं है। लेकिन कल एक हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न बना था, और मैंने कल आपको बोला भी था कि शायद आपको एक वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। कल जो है यहाँ पर आपको बाजार बैंक निफ्टी में क्लोजली देखना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी में एक बार अगर सेलिंग शुरू हो गई
जिसकी संभावना अभी कम लगती है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि बियर्स अभी किसी और को उठा के फेंकेंगे बजा के बैंक निफ्टी को। तो और बैंक निफ्टी को फेंकने की ज़रूरत उनको पड़ेगी नहीं। बैंक निफ्टी अपने आप जो है जैसे ही रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब बाजार बाकी जगह से गिरना शुरू होगा तो निफ्टी बैंक को रोकने की कोशिश करेंगे, और रोकते रोकते ही जो है उसमें आपको ऊपर से सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर बैंक निफ्टी वीक हो गया तो बड़े प्लेयर्स का माल बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी गिरते के साथ निफ्टी के अंदर बहुत तेज़ी से गिरावट आ जाती है। तो जो मंदी करने वाले लोग हैं वो भी अभी चाहेंगे कि थोड़ा रोक लेते हैं इसको, जब बाकी सेक्टर्स में जहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी है पहले वो उनको फेंकेंगे, और सबसे लास्ट में जो है वो बैंकों को फेंकेंगे। और बैंकों में अगर फेंकना शुरू कर दिया तो फिर आप ये समझिएगा कि फिर तो अगर बैंकों में भी अगर कल सेलिंग होगी और किसी एक और सेक्टर को पकड़ लिया तो फिर देखिएगा निफ्टी 200 पॉइंट भी जा सकता है माइनस, क्योंकि ये 2 एक्सपायरी वाले जो दिन बचे हुए हैं वो ज़्यादा वीकनेस ला सकते हैं। आप कहेंगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, इतने तो बाजार मंदा भी नहीं है जितनी आप मंदी की बात कर रहे हैं। देखिएगा मैं मंदी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट बैठे हुए हैं। महीने भर से एफआईज जो है माल बेचने लग रहे हैं, पिछले महीने भी कैश में बेच रहे थे, इस बार भी बेच रहे हैं। रिजल्ट आए नहीं है कंपनीज का कोई खास। अगर आप पिछले साल के लॉकडाउन से कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे। आज भी एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको डाउनग्रेड कर दिया है, तो वो भी एक नेगेटिव है। और आप देखेंगे कि जो एशियन मार्केट्स हैं वहाँ से भी सपोर्ट अब मिल नहीं रही है, क्योंकि एशियन मार्केट के अंदर भी मोमेंटम जो रहता है तो यहाँ पे भी मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा देखिएगा डॉलर इंडेक्स 92.5 से ऊपर बना हुआ है, तो जो इंडिया के अंदर कैश इनफ्लोज के भी जो है रास्ते बंद कर रहा है। उसके अलावा हम बहुत अच्छे प्रॉफिट पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि मार्केट के टॉप को जो है कैप करते हुए नज़र आए हैं। और इसके अलावा पिछले दिनों के जो ट्रेंड्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि स्मॉल और मिड कैप के अंदर जहाँ जहाँ बियर बुल्स अच्छा खींच रहे हैं वो बुल्स खुद ही जो है अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा आज कॉफ़ी शेयर्स के अंदर बहुत अच्छी तेज़ी थी, और दोनों शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में है जहाँ पर तेज़ी थी, और ये हमने सजेस्ट भी किए हुए थे अल्फा एम्बस को, दोनों के दोनों शेयर्स। और वहाँ से तो देखिएगा अभी 100% के आसपास की तेज़ी टाटा कॉफ़ी में आ चुकी है। और उसी तरीके से एक दूसरा प्रोडक्ट है सीसीएल प्रोडक्ट, और ब्राज़ील के अंदर जो है कॉफ़ी की फसल ख़राब होने की जो है संभावना है, जिससे कॉफ़ी के प्राइस में एक अच्छे राइज आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपने सीसीएल प्रोडक्ट और टाटा कॉफ़ी जैसे शेयर्स के अंदर आज आपने तेज़ी देखी। हो सकता है कि सीसीएल प्रोडक्ट कल 500 रुपये के भाव भी जो है एक बार लगा दे, लेकिन ध्यान रखिएगा कमोडिटी जो शेयर्स हैं उनके अंदर जिस तरीके से तेज़ी आती है उसी तरीके से गिरावट भी आती है। तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि 500 रुपये का भाव आए तो कल प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या एक ट्रेलिंग जो है स्टॉप लॉस जो है लगा देंगे। हालांकि 450 रुपये का जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है मुझे लगता है सीसीएल प्रोडक्ट में लगा देना चाहिए। अगर 450 के नीचे जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ऊपर जाता रहेगा तो जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रेल कर लेंगे। इवन ये भी हो सकता है कि 500 रुपये पर अगर सीसीएल प्रोडक्ट का शेयर जाता हुआ नजर आए तो हो सकता है 520 525 भी जाएगा, तो वेट एंड वॉच करते हुए देखेंगे ये क्या भाव जो है निकलने के हो सकते हैं। लेकिन पूरी फुल प्रॉफिट बुकिंग जो है मुझे नहीं लगता कि अभी भी टाटा कॉफ़ी या सीसीएल प्रोडक्ट में करनी चाहिए। तो 25% के आसपास जो है पोर्टफोलियो में से प्रॉफिट जो है आप ले सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो। ये मैं सभी को जो है बता रहा हूँ। तो आज का जो एनालिसिस है ये थोड़ा सा लंबा भी हो गया, तो ये चर्चा मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू करूँ। तो इसमें सबसे पहले बात होती है आज एफआईआईज की सेल्स के डेटा की। तो एफआईज के सेल्स के डेटा क्या कह रहे हैं? एफआईज के सेल्स के डेटा कह रहे हैं 1459 करोड़ की सेलिंग, 16,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। अगर किसी भी दिन 4,000 करोड़ की सेलिंग कैश मार्केट में एफआईज ने कर दी तो शायद वो अब डीआईज अब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, और 4,000 करोड़ की सेलिंग किसी भी एक दिन अगर आती है तो निफ्टी 200 पॉइंट से नीचे की कमजोरी दिखा सकता है। तो इस पे वेट एंड वॉच रखिएगा, क्योंकि 200 पॉइंट एग्जैक्टली जो है 15,550 पर लेके जाते हैं, जहां पर कि निफ्टी की सबसे मजबूत सपोर्ट जो है देखी जा सकती है। तो वो पॉइंट जो है कारगर होगा। 15,550 से एक पुल बैक भी बन सकता है, 15,500 15,525। हालांकि मैंने बड़ा एग्रेसिवली बोल दिया, लेकिन उससे पहले एक्सपोर्ट 15,650 पर है नीचे की तरफ, ऊपर रेजिस्टेंस 15,500 पर है। जो भी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर रहा हूँ, गोल मोल घुमा के नहीं कर रहा हूँ। मैं ठीक निकलूँगा ये गलत निकलूँगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, बट जो मेरी राय है वो मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ। गलत सही होना तो देखिएगा भगवान के हाथ में है, और भगवान जो है ज़्यादा सर्वोपरि है, तो वो सब जानता है कि कैसे होगा। तो हम तो केवल एक आइडिया लगा रहे हैं, और
समय विद्यमान है, तो कल जब बाजार रिएक्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है होते हैं। इंडेक्स के अंदर 607 करोड़ की सेलिंग कर दी और वहीं पर 347 करोड़ की इंडेक्स में ऑप्शंस बाय किए हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडेक्स जो ऑप्शंस बाय हुए हैं इसमें से बहुत सारी जो है पुट भी बाय हो सकती हैं, क्योंकि जब आज उन्होंने बाजार को ऊपर से तोड़ने की कोशिश की तो उनको ये तो पता चल गया होगा कि बाजार टूट सकता है या नहीं टूट सकता है। क्योंकि जब बाजार को ऊपर से तोड़ते हैं बड़े प्लेयर्स तो उनको ये पता होता है कि बाजार टूट सकता है या नहीं टूट सकता है, बाजार में नीचे के लेवल्स पर कितनी बाइंग है। क्योंकि आजकल जो एल्गो ट्रेड्स होते हैं उनसे वो पता लगा लेते हैं अपने ट्रेड्स को, वो ऊपर से जब सौदे फेंक के मारते हैं तो और जब नीचे से बाइंग आती है तो उनको पता चल जाता है कि नीचे कितने बायर्स जो है खड़े हुए हैं और कितनी जो है बाइंग पोजीशंस बन सकती हैं। तो वो बाजार की स्ट्रेंथ को जो है ऊपर से बाजार को फेंकने से पता लगा लेते हैं, और इसीलिए जब वो बाजार को कभी कभी फेंकते हैं तो जब वो नीचे से बाइंग आती है तो वो अपनी सेलिंग को रोक देते हैं, और इसीलिए देखिएगा बाजार निचले लेवल से ऊपर बाउंस करता है, और जब बाजार ऊपर आता है तो उसी समय से वो ऊपर से बाजार को फेंकते हैं। और जब बाजार नीचे से ऊपर लेके जाना होता है तब वो इसी तरीके से करते हैं, पहले बाजार को ऊपर चढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ बाइंग है या नहीं है। अगर वहाँ बाइंग की वीकनेस नज़र आती है तो फिर बाजार को नीचे लाते हैं, फिर नीचे और माल खरीदते हैं, और फिर बाजार के अंदर ऊपर उनको पता होता है कि सेलिंग जितनी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए कितना पैसा चाहिए, फिर वो खींचते हैं। तो ये आज की डेट में एल्गो ट्रेड्स में होता है। इसी वजह से जो है मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी, पीछे अगर 1 महीने पहले देखें तो बहुत अच्छी वोलेटिलिटी रहती थी, अभी वोलेटिलिटी कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स को पता है कि गुंजाइश किधर कितनी है, और उस गुंजाइश को जो है वो पूरा नाप चुके हैं और उसी के हिसाब से ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद बाज़ार को ऊपर से नीचे फेंक सकते हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर 15,550 जो है बाज़ार शायद एक बार टच करता हुआ आपको नज़र आए। तो इसके बाद अगर स्टॉक फ्यूचर्स में बात करें तो 105 करोड़ की सेलिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिएगा 3978 करोड़ की नेट बाइंग है पूरे महीने की स्टॉक फ्यूचर्स में, और वहीं पर आप देखेंगे तो इंडेक्स में इतनी ही सेलिंग है, तो न्यूट्रलाइज हो गया। उधर 16,000 की कैश में सेलिंग है पूरे महीने की। पुट कॉल रेशो तो ये कह रही है जी बाउंस आना चाहिए निफ्टी में, 0.72 है, तो वो 0.5 से आया था पीछे, और अगर 0.72 है, और बैंक निफ्टी में 0.74 है, ये तो न्यूट्रल बता रहा है, बल्कि तो पुल बैक बता रहा है पुट कॉल रेशोस। लेकिन देखिएगा एक्सपायरी के समय पर क्या होता है, बहुत सारी पोजीशन अगले हफ्ते में शिफ्ट हो गई होंगी, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा यकीन नहीं कर रहा हूँ। और जो मैंने एनालिसिस किया तो वो हो सकता है कि जो है सही साबित हो सकता है उसमें मार्जिनल ऑफ मैं ये कह रहा हूँ मार्जिनल एरर्स हो सकती हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखिएगा पैसा बोलता है, अगर बाज़ार में किसी भी तरीके की बहुत बड़ी बाइंग होगी तो पॉसिबल है कि ऊपर जो है ऊपर वाले जो लेवल्स हैं वहाँ तक बाजार जाए 15,900। बट मुझे अभी भी जो है कल का जो है सेल ऑन राइज ही लगता है मार्केट। बाजार जैसे ऊपर जाए बाजार बेचने की कोशिश करनी चाहिए बजाय के खरीदने की। अभी कुछ समय तक जब तक कि डेटा पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं तब तक मुझे ऐसा लगता है कि सेल ऑन राइज मार्केट है इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑन डिप्स। तो ये मेरे पर्सनल व्यू थे, आपको कैसे लगे जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज वीडियो थोड़ी बड़ी है बट बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।